आप सभी भावी शिक्षकों के लिए आज फिर एक बार पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल तथा उनकी व्याख्या प्रस्तुत है। क्वेश्चन, त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है? त्वचा के रंग से संबंधित बात है वर्णक या पिगमेंट। ऑप्शन है टैनिन, मिलेनिन, लाइकोपिन, जिबर्लिन। टैनिन की तो हम लोग बात कर चुके हैं कि टैनिन के कारण तो चाय में रंग होता है या चाय के रंग का कारण टैनिन है। मिलेनिन वह वर्णक है जो त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग है या शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। त्वचा में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण होता है। त्वचा जो है इसमें मुख्य रूप से कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं। त्वचा में पसीना बाहर निकल सके इसलिए त्वचा में श्वेत ग्रंथियां उपस्थित रहती है। त्वचा पर आप लोग जो छोटे छोटे रोम या बाल देखते हैं उनका कारण या वो एपिडर्मिस परत से उद्भव होते हैं। तो रंग के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी है मिलेनिन त्वचा के रंग के लिए। लाइकोपिन यह भी वर्णक की तरह कार्य करता है। जिबर्लिन जो आप लोगों को दिख रहा है ये जिबर्लिन, साइटोकाइनिन व ऑक्सिन ये तीनों पादपों में वृद्धि करने वाले हार्मोन हैं या पादप वृद्धि हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। जिबर्लिन को, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन को। और एक हार्मोन एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल जो है ये पादपों में वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है या स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी एब्सिसिक हार्मोन को या एब्सिसिक अम्ल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहरीली शराब पीने से किसके प्रभाव से आंखों की रोशनी चली जाती है? ऑप्शन है एथिल अल्कोहल, एसीटोन, मैथिल अल्कोहल, ईथर। यहां शराब शब्द के साथ एक शब्द और दे रखा है जहरीली शराब। ऑप्शन एक जैसे दे रखा है एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल रासायनिक रूप से उपस्थित रहता है पीने योग्य शराब में या पीने योग्य शराब जो है उसे रासायनिक रूप से एथिल अल्कोहल कहते हैं, C2H5OH या एथेनॉल के नाम से इसे जाना जाता है। एसीटोन या केमिकली रूप से इसे डाइमेथिल कीटोन के नाम से जाना जाता है या दैनिक क्रिया के अंतर्गत ये नेल पॉलिश, नेल पेंट रिमूवर के रूप में भी जाना जाता है। नेल पॉलिश के दाग के हटाने के लिए एसीटोन का उपयोग किया जाता है। मैथिल अल्कोहल जो है जो सामान्य भाषा में स्प्रिट के रूप में भी जाना जाता है, स्प्रिट जिसका उपयोग हॉस्पिटल में घाव को साफ करने में तथा इंजेक्शन के पश्चात किया जाता है। यह मैथिल अल्कोहल या मेथेनॉल जो है यही मुख्य रूप से जहरीली शराब में उपस्थित होता है जिससे आंखों की दृष्टि चली जाती है। मैथिल अल्कोहल यकृत में जाकर मैथेनॉल के अंतर्गत रूपांतरित हो जाता है जिससे वह मनुष्य की चाक्षुष तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। यह मैथिल अल्कोहल स्प्रिट के रूप में हॉस्पिटल में उपलब्ध होता है जिसका सेवन वहां के कर्मचारी को द्वारा सीधे रूप में नहीं किया जाकर उन्हें तनु या डाइल्यूट यानी उसमें जल मिश्रित करके उसका सेवन किया जाता है जिससे उसका नुकसान उनका सीधे रूप में नहीं होता है। तो मैथिल अल्कोहल अगर शुद्ध रूप से कहीं पर उपस्थित है तो वो जहरीली शराब के अंतर्गत उपस्थित होने से मनुष्य के आंखों की रोशनी को प्रभावित करता है जिसके कारण से मनुष्य के अंधे होने की संभावना भी रहती है। ईथर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, यह स्थानीय निश्चेतक लोकल एनेस्थेटिक के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग स्थानीय रूप से किसी व्यक्ति को बेहोश करने में किया जा सकता है और इसके साथ साथ इसका उपयोग वस्त्रों की निर्जल धुलाई में भी किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है ईथर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव में या इलेक्शन में अंगुली पर
निशान लगाने पर प्रयोग होता है, निशान लगाने में प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड या एस्टर? सिल्वर आयोडाइड जो है AgI, इसका उपयोग तो सामान्य रूप से कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। अगर किसी स्थान पर लगातार बारिश नहीं हो रही है तो उस स्थान पर कृत्रिम वर्षा कराने में जिस केमिकल का उपयोग किया जाता है वह है सिल्वर आयोडाइड। चाइना के द्वारा इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3, इसे ही चुनावी स्याही या अमिट स्याही के रूप में जाना जाता है। यह ऐसी स्याही का निर्माण करता है जिसका निशान आसानी से अंगुली से नहीं हटाया जा सकता है, तो ये चुनावी स्याही भी कहलाता है। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में। और एस्टर, एस्टर को सामान्य रूप से कृत्रिम सुगंधित पदार्थ के रूप में भी जानते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ यानी भोजन को खुशबूदार बनाने में, इत्र बनाने में, डीओ बनाने में जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वे एस्टर कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के फलों में विविध प्रकार की गंध पाई जाती है। चीकू की एक अलग से स्मेल होती है, इसी तरह से हम कह सकते हैं सेव में अलग प्रकार की गंध पाई जाती है, तो उसका मुख्य कारण उनमें पाए जाने वाले एस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण से संबंधित 4R सिद्धांत में 4R का तात्पर्य है। तो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम ये चाहते हैं पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ कम से कम मात्रा में फैले, या ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण को प्रभावित करते हों उनका जितना कम से कम मात्रा में उपयोग किया जाए, या हम उनका जितना पुनः उपयोग कर सकते हैं वो मनुष्य के लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। 4R सिद्धांत के अंतर्गत 4 अलग अलग R शब्दों का अर्थ अलग अलग प्रकार से है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में जैसे देखते हैं रीयूज, ये उपयोग में आता है, इसके रिसाइकिल भी आता है, रिकवर भी आता है, लेकिन रिप्लेस यानी उसके स्थान पर दूसरे का उपयोग करना, ये सब 4R में R का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में रिमूव शब्द, रिमूव या हम कह सकते हैं हटाना, तो इसका उपयोग भी 4R सिद्धांत में R के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर, ये हम कह सकते हैं 4R सिद्धांत के चारों R से संबंधित है। रिड्यूस यानी कम उपयोग करना, जितना हमें आवश्यकता उसी अनुसार उपयोग करना। रीयूज, अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं तो उसका बार बार उपयोग करना। रिसाइकिल, अगर किसी वस्तु को गलाकर या किसी पदार्थ को गलाकर पुनः काम में लेने योग्य वस्तु बनाई जा सके, यानी जिसे पुनः चक्रित किया जा सके। रिसाइकिल का अर्थ होता है पुनः चक्रित करना। और रिकवर, पुनः चक्रित करके उन्हें पुनः प्राप्त करना। तो ये जो 4R हैं ये पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन नंबर 4 में रेड, तो रेड का तो लाल कलर से या रिप्लेस करना, हटाना, इसका कोई मतलब 4R सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर, ये चारों वर्ड जो हैं 4R से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से महिलाओं के कान का आभूषण नहीं है। महिलाओं के कान के आभूषण से संबंधित प्रश्न है। लटकन, इसका उपयोग कान में किया जाता है। सुरलिया, ये भी महिलाओं के कान में उपयोग में लिया जाता है। झेला या झोला नाम से आभूषण जो होता है वह भी कानों में उपयोग लिया जाता है। तिमणिया जो है, ये तिमणिया आभूषण, इसका उपयोग गले में किया जाता है। तो तिमणिया जो है इसका उपयोग कान में नहीं किया जाता है। इसके अलावा कान में बुर्कियां उपयोग में ली जाती है। टॉपस का उपयोग कानों में किया जाता है। गले में विभिन्न प्रकार के हार है, कंठी है, वज्जटी है, इन सभी आभूषणों का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में तिमणिया जो है वह आभूषण है जिसका उपयोग कान में नहीं किया जाता है, उपयोग गले में किया जाता है। कावड़ के लिए असत्य है। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है, इसमें कई द्वार बने होते हैं। यह एक मंदिरनुमा लकड़ी की आकृति है
ये एक प्रकार का खिलौना है। तो कावड़ का उपयोग मनुष्य की धार्मिक भावनाओं से संबंधित है। लकड़ी के बने हुए मंदिनुमा जो पट होते हैं वो कावड़ से संबंधित होते हैं, या हम कह सकते हैं यह एक मंदिनुमा लकड़ी की आकृति है जिस पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के चित्र लगाए जा सकते हैं, उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रसंग लिखे जा सकते हैं। कावड़ लाल रंग से निर्मित होते हैं, ये भी एकदम सही बात है। इसका निर्माण जो है लाल रंग से किया जाता है मुख्य रूप से। इसमें कई द्वार होते हैं, इसमें कई अलग अलग प्रकार के कपाट खुलते रहते हैं और उन द्वारों पर अलग अलग देवताओं से संबंधित बात की जा सकती है। मंदिनुमा लकड़ी है और यह एक प्रकार का खिलौना है, तो यह खिलौना नहीं है, कावड़ खिलौना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़गढ़ जिले की हस्तकलाएं हैं बस्सी की काष्ठकला और खिलौना उद्योग, पऊना का लौह उद्योग, अकोला की रंगाई छपाई उद्योग, उपरोक्त सभी। चित्तौड़गढ़ जिला जो है उसमें बस्सी स्थान पर काष्ठकला या हम कह सकते हैं लकड़ी के खिलौने अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वहाँ पर अन्य खिलौने भी बनाए जाते हैं, खिलौना उद्योग वहाँ का बहुत ही फेमस है। अभी हमने जो पहले पढ़ा था कावड़ बनाने वाली खेरादी जाति जो है वो भी मुख्य रूप से बस्सी में ही निवास करती है। पऊना का लौह उद्योग जो है ये भी चित्तौड़गढ़ में बहुत फेमस है, हस्तकला से संबंधित है। अकोला की रंगाई छपाई ये भी चित्तौड़गढ़ में बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें लाल, हरे व काले रंग का मुख्यतः उपयोग किया जाता है और इस छपाई से प्रिंट किए हुए घाघरे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो उपरोक्त सभी बातें जो हैं ये हस्तकलाओं की, ये सभी चित्तौड़गढ़ से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि यहां पर पत्थर के पैर, यानी जो बिल्कुल भी घिसे नहीं, थकावट नहीं हो, लोहे का शरीर जिसमें किसी प्रकार की जान नहीं हो, और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। काठ यानी लकड़ी के घोड़े पर, सजीव घोड़ा हो तो वो भी थक जाए। जोधपुर के बारे में, जैसलमेर, बीकानेर या चूरू, तो ये जो कथन है ये जैसलमेर के बारे में प्रसिद्ध है, क्योंकि आप लोगों को पता है, हमने पहले भी अध्ययन किया है कि जैसलमेर जो है राजस्थान का सर्वाधिक मरुस्थलीय जिला है, जहाँ पर अत्यधिक लंबी दूरी पर मरुस्थल फैला हुआ है, जहाँ पीने योग्य पानी प्राप्त नहीं होता है। तो अगर इस शहर में घूमना है, फिरना है, तो उसके लिए इन सभी बातों से संबंधित बातें जोड़ी जा सकती है, अत्यधिक रेतीला होने के कारण से और जल की अत्यधिक कमी होने के कारण से। रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है सरदाया रानी की बावड़ी, बाटाडू का कुआं, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालरा। तो ये प्राचीन समय में बनाए गए विभिन्न जल स्थल है। सरदाया रानी की बावड़ी ये तो टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है, मुख्य रूप से वहां का प्रसिद्ध स्थल है जल की बावड़ी। बाटाडू का कुआं, ये बाटाडू का कुआं बाड़मेर में स्थित है, जो संगमरमर से निर्मित कुआं है। इसकी विशेषता यह है, यह संगमरमर से निर्मित कुआं है। इसका निर्माण गुलाब सिंह के द्वारा कराया गया। और यही बाड़मेर में स्थित है, रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए रेगिस्तान के जल महल के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो बाटाडू का कुआं जो है वो रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। नंबर 3 ऑप्शन जैसे दे रखा है रानी जी की बावड़ी, तो रानी जी की बावड़ी जो है बूंदी, जिसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है, वहां की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी में से एक है। ये रानी जी की बावड़ी जो है इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी के द्वारा करवाया गया था, जो काफी प्रसिद्ध है। और महिला बाग झालरा, ये महिला बाग का झालरा जोधपुर में स्थित है, गुलाब सागर के पास, जिसका निर्माण राजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय के द्वारा करवाया गया। गुलाब राय ने इस महिला बाग के झालरे का निर्माण
करवाया था, जहाँ पर लोटियो का मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। इस स्थान पर महिलाबाग के जालर पर लोटियो का एक मेला भरा जाता है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदूपात कहा जाता है महाराणा प्रताप को, महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, महाराणा लाखा को? देखिए, हिंदूपात शब्द का अर्थ हम ये कह सकते हैं कि हिंदू राजाओं में सबसे सिरमौर राजा या सबसे प्रतापी राजा, जिसके अंतर्गत आपको ये मेवाड़ के 4 प्रमुख महाराणाओं के नाम देखने को मिल रहे हैं। हिंदूपात के नाम से जिसे जाना जाता है वे हैं महाराणा सांगा या हम कह सकते हैं संग्राम सिंह। महाराणा सांगा या संग्राम सिंह हिंदूपात के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये मेवाड़ के सबसे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने मेवाड़ पर अपने शासनकाल के दौरान बहुत से योद्धाओं को युद्ध में हराया। दिल्ली पर जब इब्राहिम लोदी का शासन था तो इब्राहिम लोदी को हराया, उसके पश्चात बाबर को भी इन्होंने हराया, उससे पहले मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को भी उन्होंने हराया। अलग अलग समय पर महाराणा सांगा ने कई प्रतापी अन्य विरोधियों को हराया। संग्राम सिंह जो है या महाराणा सांगा जो है, इन्हें सैनिकों के भगवावेश का भग्नावेश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय भी इनके शरीर पर 80 घाव थे। इनकी वीरता से संबंधित अगर बातें करें तो 1517 में खातौली, बूंदी के युद्ध में और 1519 बांडी के युद्ध में इन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराया। लोदी को हराया। उसके पश्चात 1519 में गागरोन या झालावाड़ के युद्ध में इन्होंने महमूद खिलजी द्वितीय को हराया। द्वितीय को हराया। 1526 में बयाना या भरतपुर के युद्ध में बाबर को हराया था और 1527 में इन्होंने बाबर के हाथों हार प्राप्त की थी। ये इनका अंतिम युद्ध था जिसमें इनको पराजय झेलनी पड़ी, क्योंकि बाबर का तोपखाना इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिन्होंने युद्ध में जीतने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाबर ने 1527 में राणा सांगा या महाराणा सांगा को या संग्राम सिंह को हराया था। इसके हार के पश्चात वहाँ से उन्हें पलायन करना पड़ा था और अंततः एमपी कालपी में इनके खुद के ही विश्वसनीयों द्वारा इन्हें जहर दे दिया गया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी छतरी बनाई गई। एक शहर से दूसरे शहर तक पत्र किसके द्वारा मिनटों में भेजा जा सकता है? फोटोकॉपी द्वारा, डाक द्वारा, फैक्स मशीन द्वारा या स्कैनिंग द्वारा? एक शहर से दूसरे शहर तक पत्र भेजने की बात की गई है, लेकिन इसके साथ यहां लिखा हुआ है मिनटों में, यानी अत्यधिक जल्दी से। फोटोकॉपी के द्वारा पत्र को प्रिंट किया जा सकता, पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है, उसे भेजा नहीं जा सकता। डाक विभाग के द्वारा पत्रों को भेजा जाता है, लेकिन वो कुछ ही मिनटों में नहीं पहुंचकर उसको भेजने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है। फैक्स मशीन ऐसी मशीन है, फैक्स मशीन ऐसी मशीन है जिसके द्वारा किसी भी पत्र को चंद ही मिनटों में एक शहर से दूसरे शहर भेजा जा सकता है। अगर इस मशीन के अंतर्गत जैसे हम बात करें तो सबसे पहले जिस स्थान से हमें पत्र भेजना है वहाँ पर एक फैक्स मशीन में वहाँ का फैक्स नंबर डायल किया जाता है, जहाँ पर हमें पत्र भेजना है वहाँ का। फैक्स मशीन में पत्र को डाला जाता है जिसमें स्कैनर होता है। स्कैनर की सहायता से उस पत्र का स्कैन किया जाता है और वो स्कैन किया पत्र तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में टेलीफोन एक्सचेंज में पहुँचता है शहर के मुख्य, और उसके पश्चात आगे वाले अगले शहर के अंदर उसको प्रेषित किया जाता है। और अगला फैक्स नंबर जहाँ का हमने नंबर डायल किया था वहाँ डायल किए गए नंबर पर वो प्राप्त होता है और वहाँ पर
प्रिंटर की सहायता से उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर ली जाती है। तो ये सारा कार्य कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाता है पत्र को एक शहर से दूसरे शहर तक भेजने के अंतर्गत। स्कैनिंग द्वारा स्कैन करके उसकी प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है, उसकी फोटोकॉपी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उससे भेजा नहीं जा सकता है। स्कैनिंग हम कह सकते हैं या फोटोकॉपी प्राप्त करना, ये फैक्स मशीन में पाए जाने वाले एक भाग के रूप में इसके देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का निकटवर्ती बंदरगाह है नावासेरा, पारादीप, कांडला या हल्दिया। देखिए नावासेरा बंदरगाह जो है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण मुख्य रूप से मुंबई के बंदरगाह, मुंबई का बंदरगाह जिसे भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, के भार को कम करने के लिए किया गया था। तो नावासेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये तो महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कांडला बंदरगाह, कांडला गुजरात में स्थित है। गुजरात में एक बंदरगाह और है जिसे दाहिज नाम से भी जाना जाता है, दाहिज बंदरगाह भी गुजरात में स्थित है। हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो राजस्थान के सबसे निकटवर्ती बंदरगाह अगर देखा जाए तो इन तीनों में से, चारों में से कांडला बंदरगाह होगा। कांडला बंदरगाह राजस्थान के सबसे निकट में स्थित है। भारत में जल मार्ग के अंतर्गत कुछ प्रमुख बंदरगाह जो है, जैसे अगर हम बात करें पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी तट पर आपको नावासेरा दिख रहा है, मुंबई दिख रहा है, इसके अलावा मारमा गोवा, गोवा के अंतर्गत है। इसी तरह कोचीन बंदरगाह या कोच्चि बंदरगाह जो है केरल के अंतर्गत स्थित है। पूर्वी तट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको पारादीप दिखाई दे रहा है उड़ीसा के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं हल्दिया पश्चिम बंगाल में, या कोलकाता नाम से एक बंदरगाह वो भी है। विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम जो भारत का सबसे सुरक्षित और सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। सुरक्षित ये डॉल्फिन नोज एक पहाड़ी के पीछे स्थित है, उस कारण से माना जाता है। इसी तरह से तूतीकोरिन, एनोर, ये बंदरगाह भी सारे के सारे पूर्वी तट पर स्थित है। तो राजस्थान का सबसे निकटवर्ती बंदरगाह जो है वो कांडला ज्वारी बंदरगाह के रूप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। मांसपेशियां या मसल्स मानव शरीर में कितनी पाई जाती है? देखिए हम लोग दो शब्द सुनने को मिलते हैं, एक तो हड्डियां और एक मसल्स या मांसपेशियां। हड्डियां जो है मनुष्य के शरीर में अत्यधिक कठोर रूप से उपस्थित अंग है जो कभी भी गति नहीं करती है, यानी हड्डियां गति नहीं करती है। मनुष्य के शरीर में जो गतिशील होते हैं या जो गति करते हैं वो होते हैं मसल्स या मांसपेशियां। हड्डियों की संख्या तो हम लोगों ने जैसे पहले बात की थी कितनी होती है, 206 होती है, लेकिन मांसपेशियों की संख्या मनुष्य के शरीर में 639 होती है। नाम के अनुरूप मांसपेशियां कुछ अलग अलग प्रकार की उपस्थित रहेगी। सबसे बड़ी मांसपेशी की बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस के रूप में जानी जाती है, नाम से जानी जाती है। सबसे छोटी मांसपेशी जो है मानव शरीर में स्टेपिडियस, जो कान की मांसपेशी है। सबसे मजबूत मांसपेशी अगर हम बात करें तो सबसे मजबूत मांसपेशी मैसेट, जो जबड़ा या जौ में पाई जाती है, या जबड़ा या जौ की मांसपेशी का नाम मैसेटर। सबसे सक्रिय या एक्टिव मांसपेशी की बात करें तो ये आंखों में पाई जाने वाली मांसपेशियां हैं, आंखों की मांसपेशियां। और सबसे व्यस्ततम, सबसे बिजीएस्ट, यानी जो लगातार कार्य करती रहती है, तो वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स
हृदय की मांसपेशियां जो लगातार बिना रुके 24 घंटे तक लगातार कार्य करती रहती है। तो मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, महाशिरा में, दाएं नीले में। देखिए, ऑक्सीजनित रक्त का अर्थ है ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित हो। ऑक्सीजन उपस्थित हो कैसा? पर्याप्त मात्रा में, जिसे सामान्य रूप से शुद्ध रुधिर के नाम से जाना जाता है। और अगर रुधिर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो उसे हम अशुद्ध रुधिर या विऑक्सीजनित रुधिर कहते हैं। बाएं आलिंद, बाएं नीले, ये सारे आलिंद नीले शब्द जो है ये हृदय से संबंधित है, हृदय की संरचना से संबंधित है। अगर हम बात करें हृदय की संरचना के अंतर्गत, तो हृदय की संरचना में या हृदय में मुख्य रूप से 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद 2 नीले। ये बायां आलिंद, ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है आलिंद, और ये बायां नीला है। ये दायां आलिंद, अट्रियम, और ये दायां नीला है, राइट वेंट्रिकल। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रुधिर, या हम कह सकते हैं पर्याप्त ऑक्सीजन मात्रा युक्त ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। बाएं आलिंद में और बाएं नीले में शुद्ध रुधिर बहता है। इन दोनों के बीच में बाइकॉस्पिड वाल्व उपस्थित रहता है, द्विकपाटी वाल्व, तथा दाएं आलिंद और दाएं नीले जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है सामान्य रूप से, उनके मध्य त्रिकपाटी वाल्व पाया जाता है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व उपस्थित रहता है। तो क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है, तो ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है बाएं आलिंद में सबसे प्रमुख रूप से, सबसे पहले रूप में। इसके साथ अगर ऑप्शन में एक पल्मोनेरी सीरा का नाम होता, पल्मोनेरी सीरा, मानव शरीर की एकमात्र सीरा जिसमें अपवाह स्वरूप शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, जो इसको हृदय की बाएं आलिंद में रुधिर को लाने का कार्य करती है। दाएं आलिंद में आप लोग देख सकते हैं अशुद्ध या विऑक्सीकृत रुधिर बहता है। महाशिरा वह है जो दाएं आलिंद में रुधिर लाती है, लेकिन इसमें भी रुधिर कैसा होता है? अशुद्ध रुधिर होता है। और दाएं नीले में भी अशुद्ध रुधिर उपस्थित रहता है। तो इस प्रश्न के अनुसार बाएं आलिंद में ऑक्सीजन रुधिर उपस्थित रहता है। इसी दाएं आलिंद के ऊपर एक पेसमेकर पाया जाता है जो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। निम्नलिखित में से करो या मरो हार्मोन कहलाता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन। देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जो गले में उपस्थित होती है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन कहलाता है। जिसकी कमी से, इस हार्मोन की कमी से जड़ वामनता या क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है, हाइट कम रह जाती है। लेकिन अगर इसकी अधिकता हो जाए तो मनुष्य को अत्यधिक भयंकर रोग गलगंड या घेंगा रोग या ग्वाइटर रोग हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों में यह रोग बहुतायत देखा जाता है, गलगंड, घेंगा या ग्वाइटर रोग में। इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन, ये दोनों रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा से संबंधित है। हम लोगों ने पहले बात की थी एक अंग की, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हमने मिश्रित ग्रंथि कहा था पहले। पाचन तंत्र में हम देखा था ये पूर्ण पाचक रस या पूर्ण पाचक एंजाइमों का उत्पादन करती है, लेकिन इसमें एक भाग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप। इस लैंगरहैंस द्वीप में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है।
एक अल्फा कोशिकाएं और एक होती है बीटा कोशिकाएं। इन लैंगरेंस द्वीप की अल्फा और बीटा कोशिकाओं से क्रमशः ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। इंसुलिन हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन जो है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। तो यदि अगर इंसुलिन हार्मोन की मनुष्य में कमी हो जाए तो इंसुलिन की कमी होने पर ग्लूकोज का स्तर लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि इंसुलिन का कार्य क्या है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से मनुष्य मधुमेह रोग से या हम कह सकते हैं डायबिटीज रोग से मुख्य रूप से ग्रसित हो जाता है या शुगर रोग से ग्रसित हो जाता है। ग्लूकागॉन जो है ये रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। एड्रिनलिन हार्मोन जो है, जो एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, यह हार्मोन मनुष्य को संकटकालीन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यह मनुष्य को अत्यधिक उत्तेजित होने से रोकता है। संकट से लड़ने के लिए यह हार्मोन मनुष्य को प्रेरित करता है। या हम कह सकते हैं परीक्षा के समय में जिस हार्मोन की सर्वाधिक आवश्यकता या जिस हार्मोन के नियंत्रित स्रावित होने की जिस हार्मोन की आवश्यकता व्यक्ति को होती है वो होता है एड्रिनलिन हार्मोन। और यही एड्रिनलिन हार्मोन करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से निम्नतर स्तर का संगठन है जीवद्रव्य स्तर, उत्तक स्तर, अंग स्तर या तंत्र स्तर। हम लोगों ने पहले छोटी सी एक बात की थी कि कोई भी पदार्थ जो है वह परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, अणु मिलकर बनाते हैं पदार्थ या द्रव्य। ये पदार्थ या द्रव्य, तो ये तो हम भौतिक रूप से पदार्थों के बारे में अगर बात करें। इसी तरह से जंतुओं में या सजीवों में सबसे सूक्ष्मतर रूप से या इकाई संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में जिसे जाना जाता है वो होती कोशिका। और कोशिका में एक तो बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है और उसके बीच में पाया जाता है कोशिका द्रव्य। तो ये सबसे निम्नतर स्तर का संगठन है। या हम कह सकते हैं कोशिकाएं जो होती है सबसे निम्नतर स्तर पर जो कोशिका या जीव द्रव्य स्तर का जो संगठन है, ये मिलकर फिर एक ही प्रकार का कार्य करने वाली कोशिकाएं जो हैं वो मिलकर कार्य बना लेती है, उत्तक या टिश्यूज का निर्माण करती है। विभिन्न प्रकार के उत्तक या टिश्यूज मिलकर निर्माण करते हैं विभिन्न प्रकार के अंगों का। कई अंग मिलकर निर्माण करते हैं तंत्र का, और सभी तंत्र मिलकर एक सजीव के संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो निम्नतर स्तर का संगठन इन सभी ऑप्शन में जो है वह कोशिका के अंतर्गत हम दे सकते हैं क्या है, जीव द्रव्य स्तर। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? 1973, 1975, 1952, 1988। देखिए बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट, तो हम अगर बात करें तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट के पारित होने के साथ ही 1972 में कैलाश साखला नामक व्यक्ति ने, जिन्हें टाइगर प्रोजेक्ट का जनक भी कहा जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। इस भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो 1973 से मानी जाती है, जब सबसे पहले अप्रैल 1973 में भारत का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो 1972 के अंतर्गत भारत में बाघ परियोजना शुरू हुई थी। यह मुख्य रूप से 1972 में वन्य जीव संरक्षण एक्ट बनने का ही हम एक तरह पर परिणाम दे सकते हैं, जिसमें टाइगर मैन कैलाश साखला के विशेष प्रयास रहे थे। राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट जो है वह 1974 में रणथंभौर अभ्यारण्य में शुरू किया गया था, सवाई माधोपुर के अंतर्गत। रणथंभौर जो है, जिसे बाघों का घर या टाइगर हाउस के नाम से भी जाना जाता है,
इसी तरह से 1978 में राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का अलवर में शुरू किया गया था और यही सरिस्का अलवर 2005 में टाइगर्स की संख्या शून्य पाए जाने के कारण अत्यधिक चर्चा में रहा था। वर्तमान में दर्रा कोटा के अंतर्गत भी टाइगर प्रोजेक्ट शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं। टाइगर स्टेट के रूप में अगर हम बात करें भारत में जो जाना जाता है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर्स पाए जाते हैं जो टाइगर स्टेट के रूप में प्रसिद्ध है और टाइगर हाउस के रूप में ध्यान रखना रणथंभौर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। निम्न को सुमेलित कीजिए। ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, गैस का द्रव में बदलना, ठोस का गैस में बदलना। हमने प्रारंभिक कक्षा में अध्ययन किया था पदार्थ की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में अणु अत्यधिक पास पास होते हैं, द्रव में उससे दूर दूर और गैस में सबसे दूर दूर पाए जाते हैं। अगर हम लोग ताप में वृद्धि करें, तापमान बढ़ाएं, तो अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बढ़ता जाता है, यानी ताप में वृद्धि करने के साथ साथ ठोस द्रव में बदल जाते हैं और द्रव बदल जाते हैं गैस में। और इसके विपरीत अगर ताप में कमी करें तो गैस द्रव में और द्रव को और ठंडा किया जाए तो वो बदल जाता है ठोस में। ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया जो है जिसे हम गलन के रूप में जानते हैं, जिससे जिस तापमान पर यह क्रिया होती है वो उसका गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। गलन से गैस में बदलने की क्रिया इसे हम वाष्पन के रूप में जानते हैं या क्वथन के रूप में जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, जिससे क्वथनांक बिंदु बनता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी वह तापमान जिस पर द्रव पूर्ण रूप से गैस में बदलने लग जाता है। वाष्पन की क्रिया सामान्य रूप से क्वथन से कम तापमान पर होती है। गैस से द्रव में बदलने की क्रिया जो है इसे संघनन या कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। और द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया ये पिंडन या हिमांक के रूप में जानी जाती है, जिससे हिमांक बिंदु बनता है, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वह तापमान जिस पर कोई वस्तु द्रव से ठोस अवस्था में बदल जाती है वह पिंडन के रूप में जानी जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे ही गैसीय रूप में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं, सब्लिमेट, और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन के रूप में जानी जाती है। तो अगर हम ऑप्शन से मिलाने की बात करें, ठोस का द्रव में बदलना, तो ठोस का द्रव में बदलना गलन 1 के लिए 2 नंबर, द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना पिंडन 4 नंबर, द्रव का गैस में बदलना, तो द्रव का गैस में बदलना वाष्पन या क्वथन, तो यहां पर दे रखा है वाष्पन 5 नंबर, गैस का द्रव में बदलना, गैस द्रव में बदलना संघनन 3 नंबर, और अंत में ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। यहाँ पर विशेष कुछ उदाहरण का ध्यान रखना, जैसे वर्षा का होना किस प्रकार की क्रिया है, तो ये ध्यान रखना संघनन प्रकार की क्रिया है। या कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं पानी की गिलास में ठंडा पानी डालने पर गिलास के चारों तरफ पानी की बूंदों का इकट्ठा हो जाना, वो किस प्रकार का है, संघनन का है। या कभी कभी पूछ लेते हैं कि हिमपात होना या ओलावृष्टि होना, बर्फ का गिरना, तो वो हम कह सकते हैं पिंडन की क्रिया है, यानी द्रव रूप में ना आकर बारिश जमकर सीधे बर्फ के रूप में प्राप्त होती है। वाष्पीकरण के भी कई प्रकार के उपयोग दैनिक जीवन में देखे जाते हैं। सामान्यतः पूछ लेते हैं कभी कभी से कि बुखार आने पर गीली पट्टी का उपयोग करने पर बुखार क्यों उतर जाता है, तो वाष्पन की क्रिया के कारण से। या रेगिस्तानी इलाकों से संबंधित पूछ लेते हैं कि मिट्टी के गड्ढों में पानी ज़्यादा ठंडा क्यों रहता है, तो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण से। बायोगैस का प्रमुख घटक है ब्यूटेन, प्रोपेन, ऑक्टेन, मीथेन। देखिए बायोगैस या जिसे गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है, बायोगैस या गोबर गैस मुख्य रूप से सजीवों के अपशिष्ट से निर्मित होती है। जंतुओं से प्राप्त होने वाला अपशिष्ट, उसके साथ हम कह सकते हैं पेड़ पौधों की सली गली पत्तियां, उन सभी को, इन सभी अपशिष्ट को हम एक उपकरण जिसे हम संपाचित्र या डाइजेस्टर के नाम से जानते हैं,
डाइजेस्टर में डालकर कई दिनों तक सड़ाते हैं, गलाते हैं, जिससे हमें गोबर गैस या बायोगैस की प्राप्ति होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन की क्रिया के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा बायोगैस या गोबर गैस को प्राप्त किया जाता है। गोबर गैस या बायोगैस से प्राप्त होने में या मुख्य रूप से जो गैस उपस्थित होती है वह इन सभी में मीथेन गैस उपस्थित होती है। मीथेन गैस की मात्रा गोबर गैस या बायोगैस में 75% तक पाई जाती है। गोबर गैस या बायोगैस प्राप्त कर लेने के पश्चात अंततः जो पदार्थ बचता है वह स्लरी के रूप में जाना जाता है और यह पदार्थ जैविक खाद के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, एनपीके, फास्फोरस तीनों तत्वों की विशेषता बहुतायत मात्रा पाई जाती है। प्रकाश ऊर्जा के स्रोत हैं सूर्य एवं चंद्रमा, बल्ब व ट्यूबलाइट, मोमबत्ती एवं लालटेन, उपरोक्त सभी। देखिए, प्रकाश ऊर्जा वह ऊर्जा है जो मनुष्य में दृश्य संवेदना या देखने की शक्ति या देखने का एहसास उत्पन्न करती है। सूर्य हम कह सकते हैं पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर प्राप्त होता है उसका उपयोग भी प्रकाश ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। बल्ब, ट्यूबलाइट ये भी प्रकाश ऊर्जा के स्रोत हैं, कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा बनाया गया, जिसमें विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। मोमबत्ती, लालटेन ये भी प्रकाश ऊर्जा के स्रोत हैं या प्रकाश ऊर्जा इनसे प्राप्त की जा सकती है। मोमबत्ती में तो हम कह सकते हैं रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है, और लालटेन के अंतर्गत भी केरोसिन रासायनिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में बदल जाते हैं या ये जल कर हमें प्रकाश ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इसको ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में भी कहा जा सकता है। तो ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। सागरीय समीर चलती है प्रातःकाल से सुबह 9:30 बजे तक, रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक, सुबह 10 से 11 बजे से साढ़े 7 से 8 बजे तक, साढ़े 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक। देखिए, समीर चलने का जो है सागरीय समीर और एक होती है स्थलीय समीर। इनके लिए दो मुख्य कारक उत्तर होते हैं, एक तो मिट्टी जो स्थल पर उपस्थित है और दूसरा जल जो समुद्र में उपस्थित है। मिट्टी का एक गुण है कि वह गर्म भी तेजी से होती है और ठंडी भी अत्यधिक तेजी से होती है, जबकि जल या पानी जो है वह धीरे धीरे गर्म होता है और ठंडा भी धीरे धीरे होता है सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत। दिन के समय की अगर हम बात करें तो दिन के समय में जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने से मिट्टी अत्यधिक गर्म हो जाती है तेजी से, और पानी जो है वो धीरे धीरे रात्रि में ठंडा हो चुका होता है तो अत्यधिक धीमी गति से गर्म होता है, यानी हम ये कह सकते हैं जल जो होता है वो प्रातःकाल के समय ठंडा रहता है। मिट्टी जब सुबह के समय अत्यधिक गर्म हो जाती है, तेजी से गर्म होती है, तो मिट्टी के ऊपर वायु दाब कम हो जाता है। जबकि जल ठंडा होता है तो उसके ऊपर वायु दाब अधिक पाया जाता है, और वायु या समीर हमें पता है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। तो दिन के समय क्या होता है कि हवाएं जो हैं वह जल से मिट्टी की ओर यानी समुद्र से स्थल की ओर चलती है, और इन्हें ही समुद्र समीर या हम कह सकते हैं जलीय समीर के रूप में जाना जाता है, जो सामान्यतः सुबह 10-11 बजे से लेकर साढ़े 7-8 बजे तक चलती है। जबकि इसके विपरीत रात्रि के समय मिट्टी तो तेजी से ठंडी हो जाती है, रात्रि में मिट्टी हो जाती है ठंडी, और जल जो है पूरे दिन सूर्य के प्रकाश से गर्म होता रहता है तो जल रहता है गर्म। तो जल के ऊपर रात्रि के समय कम वायु दाब पाया जाता है,
जबकि मिट्टी के ऊपर अधिक वायुदाब पाया जाता है। तो रात्रि के समय पवन जो है मिट्टी से समुद्र की ओर चलती है, यानी हम कह सकते हैं स्थलीय समीर चलती है, स्थल से समुद्र की ओर। तो रात्रि में स्थलीय समीर और दिन में समुद्री समीर चलती है, जिसके पीछे मुख्य कारण जो है वायुदाब से संबंधित है। निम्नलिखित विभिन्न वायुमंडलीय घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? यहां देखिए विभिन्न वायुमंडलीय घटनाओं से संबंधित है चक्रवात आना, आंधी आना, तूफान आना, तेज बारिश का होना या बादलों की गर्जना होना। तो ये सभी घटनाएं वायुमंडल की जो विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है, उन विभिन्न प्रकार की परतों में पृथ्वी की सतह से सबसे निकट वाले मंडल में या निकट वाली परत में होती है। और पृथ्वी के सबसे निकट में आप लोगों को पता है क्षोभ मंडल उपस्थित है। क्षोभ मंडल के पश्चात समताप मंडल, तो ये नाम से आपको पता चल रहा है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर जो है, इसमें तापमान समान रहता है, तो विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं संपन्न नहीं होती है। वायुयान मुख्य रूप से समताप मंडल में उड़ते हैं और समताप मंडल का ही भाग है आप लोगों को पता है ओजोन परत। उसके पश्चात मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जिसमें भी विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं बिल्कुल नहीं होती। आयन मंडल, जहाँ से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस लौटती है और हमें विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स प्राप्त होते हैं, या हम कह सकते हैं रेडियो कार्य करते हैं। और उसके पश्चात होता है बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। तो मौसम संबंधी सभी प्रकार की घटनाएं जो हैं वह क्षोभ मंडल में संपादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता का कारण होता है। उसमें घुले हुए कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट, नमक के घुलने से, खारापन होने से, उक्त सभी के कारण से। देखिए जल की कठोरता जो है, हार्डनेस, वो दो रूप से होती है, एक अस्थायी रूप से और एक स्थायी रूप से, परमानेंट हार्डनेस। अस्थायी कठोरता जो है, जिसे सामान्य रूप से हम पानी को गर्म करके ही दूर कर सकते हैं, पानी गर्म करते ही अस्थायी कठोरता आसानी से दूर हो जाती है। यह अस्थायी कठोरता जो है, ये तो जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जबकि जल की स्थायी कठोरता जो सीधे रूप से सामान्य रूप से दूर नहीं की जा सकती, वह जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट के कारण से होती है। तो यहां ऑप्शन जैसे देखा है, जल की कठोरता का कारण उसमें घुले हुए कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं क्लोराइड या सल्फेट के कारण से होती है। यहाँ कठोरता से संबंधित है, स्वाद से संबंधित बात नहीं की है। कठोरता का हम कह सकते हैं स्थायी कठोरता वाले के साथ साबुन बिल्कुल भी आसानी से झाग नहीं देते हैं। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वर्षण के विभिन्न रूप है। देखिए वर्षण शब्द का होता है किसी भी माध्यम से वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा का पृथ्वी पर पहुंचना, जल का पृथ्वी पर पहुंचना किसी भी माध्यम के द्वारा हो। तो ऑप्शन की जैसे बात करें, वर्षा के द्वारा पानी पृथ्वी पर आता है, ओलावृष्टि तो पानी बर्फ के रूप में या ओलों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है, हिमपात में भी हिम के रूप में या बर्फ के रूप में पानी जो है वह पृथ्वी पर पहुंचता है। तो ये सभी विभिन्न रूप जो है ये वर्षण के विभिन्न रूप ही कहलाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। हमें केवल ये पता होना चाहिए वर्षण का अर्थ क्या है, किसी भी माध्यम से पानी का पृथ्वी पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे जल में मानव के खाने योग्य मछली की वृद्धि एवं उत्पाद है। देखिए बात है खारे जल की और खाने योग्य मछलियों की बात है। तो वैसे तो हमें पता है कि मछलियां सर्वाधिक मात्रा में अगर उपस्थित है तो वो है समुद्र के अंतर्गत, लेकिन मनुष्य के खाने योग्य मछलियों की जैसे बात की जाए तो उनकी मात्रा
कुछ मात्रा समुद्र में उपस्थित है, लेकिन खाने योग्य मछलियां जो है वो संपूर्ण रूप से खारे जल वाले समुद्र में उपस्थित नहीं है। तो खारे जल के अंतर्गत तो अगर हम बात करें कि मानव के खाने योग्य मछलियों की वृद्धि और उत्पाद जो है वो तो कम रूप से पाया जाता है। जैसे अगर खाने योग्य मछलियों की बात करें, मनुष्य के खाने योग्य जो मछलियां हैं वो लीबिया, कटला, हिल्सा, सार्डिनिला, रोहू, ब्रिगल कार्प, ये सभी मछलियां मनुष्य के खाने के उपयोग में ली जाती है। और खाने योग्य मछली पालन जो है वो पीसी कल्चर के रूप में जाना जाता है। जो सामान्यतः तालाबों के अंतर्गत या हम कह सकते हैं बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े एक्वेरियम के अंतर्गत ये मछली पालन का कार्य किया जाता है। राजस्थान के किन जिलों में वालरा कक्षी की अधिकता है? देखिए, वालरा कक्षी या हम एक नाम पढ़ते हैं झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि या वालरा कृषि या आदिवासी से संबंधित नाम है। वालरा कृषि का अर्थ है कि अत्यधिक पहाड़ी वाले क्षेत्रों में या जहाँ पर अत्यधिक वन है वहाँ पर सामान्य रूप से कृषि नहीं की जा सकती, तो उन क्षेत्रों में वनों को जलाकर उपयोग में कृषि योग्य भूमि बनाकर वहाँ पर 2-4 वर्षों तक कृषि की जाती है और उसके पश्चात उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता है। सामान्य रूप से आदिवासियों के द्वारा ये कृषि की जाती है। राजस्थान में इस प्रकार की कृषि जो है वो वालरा कृषि के नाम से जानी जाती है। वालरा कृषि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो प्रमुख जिले हैं सिरोही, जालोर, पाली ये नहीं है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा ये भी नहीं है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो मुख्य रूप से आदिवासी इलाके भी हैं और हम कह सकते हैं पहाड़ी इलाके भी हैं जहाँ अत्यधिक वन भी पाए जाते हैं, वहाँ पर मुख्य रूप से वालरा कृषि करने की जरूरत पड़ती है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा यहाँ पर भी सर्वाधिक मात्रा में अगर देखी जाए इन सभी ऑप्शन में तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये मुख्य रूप से वालरा कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ऊन का घर बीकानेर कहलाता है और इसी ऊन के घर में वुलन हाउस के अंतर्गत एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी स्थित है। इससे संबंधित अगर बात की जाए ऊन अनुसंधान से संबंधित, तो ऊन अनुसंधान जो है कार्य वह कार्य बीकानेर में है, लेकिन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये जोधपुर में स्थित है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा। एक केंद्रीय भेड़ प्रजनन व ऊन अनुसंधान केंद्र जो है वह अविकानगर टॉक में है और ऊन देने के लिए प्रसिद्ध बकरी भी है। तो बकरी प्रजनन व चारा उत्पादन केंद्र जो है वह रामसर अजमेर में है। तो ऊन का घर एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी वो दोनों बीकानेर में स्थित है, जबकि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। टसर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? आंवला, अशोक, अर्जुन या बेर? तो देखिए अगर हम बात करें रेशम की बात करें, रेशम या सिल्क, तो हमें पता है रेशम या सिल्क उत्पादन के लिए मुख्य रूप से रेशम कीट पालन किया जाता है, जिसे सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम कीट बोम्बिस मोराई, जिसका पालन मुख्य रूप से शहतूत
या मलबरी के वृक्ष पर और अर्जुन के वृक्ष पर किया जाता है। राजस्थान में रेशम उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जिन वृक्षों का उपयोग किया जाता है वे वृक्ष अर्जुन के वृक्ष हैं। तो यहाँ पर शहतूत के वृक्ष है नहीं ऑप्शन में, अर्जुन के वृक्ष है। टसर शब्द जो आप लोग साथ में देख रहे हैं ये रेशम के प्रकार हैं, एरी, टसर, मूंगा, कोसा या शहतूत या मलबरी, ये सभी अलग अलग रेशम के प्रकार हैं। ये क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है कि एरी, टसर, मूंगा, कोसा इत्यादि क्या हैं, तो ये सभी हैं रेशम के प्रकार। रेशम कीट जो है ये रेशम का उत्पादन अपने जीवन चक्र जिस अवस्था में करता है उसका नाम प्यूपा है। प्यूपा अवस्था में या हम कह सकते हैं कैटरपिलर अवस्था में, या यहाँ पर लार्वा अवस्था भी हो सकती है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है आंसर क्या देना है, सबसे पहले प्यूपा अवस्था का उत्तर देना है। तो प्यूपा अवस्था में या कैटरपिलर अवस्था में, लार्वा अवस्था में रेशम कीट जो है वो रेशम का उत्पादन करता है। रेशम कीटों में एक रोग मुख्यतः पाया जाता है जो है पेम्ब्रिन नाम से। पेम्ब्रिन रोग रेशम कीटों में पाया जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है एक्ट, ये 24 दिसंबर 1986 को पास हुआ या पारित हुआ। इसी कारण से 24 दिसंबर जो है ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में जाना जाता है। चौबीस दिसंबर 1986 को भारत का उपभोक्ता संरक्षण एक्ट पारित हुआ जो 1987 में लागू किया गया। 1987 में इसे लागू कर जब किया गया संरक्षण एक्ट को, उसके अंतर्गत उपभोक्ता से संबंधित त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं रखी गई थी, जिसमें जिला स्तर पर जिला आयोग का निर्माण किया गया, राज्य स्तर पर राज्य आयोग का और केंद्र स्तर पर केंद्रीय आयोग का निर्माण किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग और इसी तरह से केंद्रीय उपभोक्ता आयोग का निर्माण किया गया। अब यहाँ पर उपभोक्ता से संबंधित किन तरह के मामलों को सुलझाया जाता है, ये बातें जो हैं, अगर 20 लाख रुपए तक का मामला है तो वह जिला उपभोक्ता मंच पर देखे जाते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले जो हैं ये राज्य उपभोक्ता मंच पर देखे जाते हैं, और 1 करोड़ से अधिक से मामले जो हैं वह केंद्रीय उपभोक्ता मंच पर देखे जाते हैं। उपभोक्ता संबंधी ध्यान रखना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वह 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक तत्व है योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक, बालकों की शिक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण ध्यान, उक्त 1 और 2 दोनों, अधिकाधिक फीस बढ़ाकर पैसे कमाना। तो अधिकाधिक फीस बढ़ाकर पैसे कमाना ये तो केवल लाभ अर्जन करने से बात है, इससे अच्छे विद्यालय की स्थापना कभी नहीं की जा सकती। अच्छे विद्यालय वही विद्यालय है जिसमें योग्य और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक कार्य करें, ताकि वो बच्चों को संपूर्ण रूप से शैक्षणिक विकास उनका कर सके। और बच्चों का शैक्षणिक विकास तभी हो सकता है जब बच्चों का शारीरिक विकास भी सही ढंग से हो। तो शारीरिक विकास के लिए भी बच्चों की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके साथ साथ शैक्षिक विकास के लिए भी अच्छे शिक्षक और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए दूसरा ऑप्शन भी अगर हम देखें कि बालकों की शिक्षा और शैक्षणिक गतिविधियाँ यानी खेलकूद से संबंधित गतिविधियाँ, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ जिससे बच्चों का सामाजिक विकास भी हो सके, विभिन्न प्रकार के मेलों में उनको ले जाकर विभिन्न प्रकार की बातों के बारे में जानकारी प्रदान करना जिससे उनका संपूर्ण विकास भी हो सके, पर पूर्ण रूप से ध्यान देना। तो एक अच्छा विद्यालय वही होगा जहाँ पर अध्यापक या शिक्षक तो अच्छे हों, लेकिन उसके साथ साथ वह व्यवस्था हो जिसमें बालकों का संपूर्ण सर्वांगीण विकास
किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधान अपना त्यागपत्र सौंपता है उप प्रधान को, खंड विकास अधिकारी को, जिला प्रमुख को, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। हमने इसे अध्ययन किया था। इन सभी का चयन किस प्रकार से होता है, पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। त्यागपत्र की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत स्तर पर जैसे हम लोग बात करते हैं वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच, ये तीनों अपना त्याग पत्र बीडीओ या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को देते हैं। उसके पश्चात अगर हम बात करें पंचायत समिति सदस्य और उप प्रधान, ये अपना त्याग पत्र देते हैं प्रधान को। उसकी आगे वाली कड़ी में जैसे बात करें प्रधान, जिला परिषद सदस्य और उप जिला प्रमुख, ये अपना त्याग पत्र देते हैं जिला प्रमुख को। और लास्ट में जिला प्रमुख जो है ये अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देता है। तो यहां बात जैसे प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो प्रधान अपना त्याग पत्र जो है वह जिला प्रमुख को देता है, खंड विकास अधिकारी को, वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच के द्वारा दिया जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 75 वर्ष की आयु, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक। तो देखिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वह सामान्य रूप से तो हम कह सकते हैं 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष ही रहे यह निश्चित नहीं है, क्योंकि वह जब तक ही उसका कार्यकाल रह सकता है जब तक कि बहुमत की प्राप्ति उन्हें रहे। दूसरे ऑप्शन में जैसे बात करें तो ये थोड़ा ठीक है लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक चलो, या 75 वर्ष की आयु, तो आयु से संबंधित कोई प्रावधान प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, तो प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति की इच्छा चले ऐसा भी कुछ भी प्रावधान नहीं है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक, लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहता है। अगर बहुमत खंडित हो जाए तो लोकसभा को भंग कर दिया जाता है और उसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री जो है उसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक ये सबसे सटीक उत्तर है, लोकसभा अगर भंग कर दी जाए तो। अन्यथा सामान्य रूप से कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है गोगा जी का मेला, तेजा जी का मेला, रामदेवरा मेला, मल्लीनाथ जी का मेला। तो देखिए हम लोग जानते हैं गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, ये सभी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। यहाँ संबंधित बात जो है प्रश्न से संबंधित मुख्य बात वो हिंदू और मुस्लिम सद्भाव से संबंधित है, यानी हिंदू मुस्लिम एकता से जुड़ी हुई बात है। तो हिंदुओं के लिए तो ये सभी लोक देवता के रूप में सम्माननीय हैं, सभी की पूजा भी की जाती है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत अगर बात करें तो इन लोक देवताओं में मुस्लिम समुदाय के द्वारा समान रूप से जिनकी पूजा की जाती है वे हैं रामदेव जी। तो रामदेवरा का मेला जो है वह हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला भी है। रामदेव जी जो थे इन्होंने मक्का से आए हुए कुछ पीरों को कटोरों से जुड़ा हुआ चमत्कार दिखाया था और उस चमत्कार को देखकर ही इन मक्का के पीरों ने कहा था आप तो पीरों को भी पीर हो। तो पीरों के पीर के रूप में या रुनेचा धनी के रूप में प्रसिद्ध है रामसा पीर। तो रामसा या रामदेव जी, क्योंकि रामसा पीर भी हैं और रुनेचा के धनी भी हैं, तो इन दोनों बातों को शामिल करते हुए हिंदू मुस्लिम सद्भाव के लिए रामदेवरा मेला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा युग्म असंगत है? गोगा मेला भाद्रपद कृष्णा नवमी को, तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, रामदेव जी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, सालासर बालाजी का मेला पूर्णिमा को। देखिए गोगा जी का मेला
नौर हनुमानगढ़ में भरा जाता है। और ये मेला जो है भाद्र महीने की कृष्ण नवमी को यानी कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन भरा जाता है। ये राइट ऑप्शन है। तेजा मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तो भाद्र महीने की शुक्ल दशमी को जो है तेजा मेला भरा जाता है, क्योंकि इस दिन जो है खरनार नागौर में अत्यधिक मेला का आयोजन किया जाता है। और इसी दिन हम कह सकते हैं तेजा जी की सर्प के द्वारा सर्पदंश करने से, जीभ पर सर्पदंश करने से सुरसुरा अजमेर में मृत्यु हुई थी। रामदेव जी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, तो रामदेव जी का मेला जो है वो कृष्ण पक्ष में नहीं भरा जाता है। रामदेव जी का मेला शुक्ल पक्ष में भरा जाता है, शुक्ला हम कह सकते हैं। और शुक्ला द्वितीया से लेकर दशमी तक लगातार रामदेव जी का मेला जो है रुनेचर धाम पोखरण जैसलमेर में भरा जाता है। तो यहाँ पर जो असंगत है वो हम ये कह सकते हैं रामदेव जी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी जो है वह भादवे महीने की कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। और सालासर बालाजी या मेहंदीपुर बालाजी का मेला वो पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। तो असंगत रूप से रामदेव जी का मेला। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की घटना को ईसाई समुदाय किस रूप में मनाते हैं? देखिए, सूली पर लटकाने की घटना ईसाई समुदाय से संबंधित। हम बात करें गुड फ्राइडे की। गुड फ्राइडे वह दिन है जिस दिन ईसा मसीह को सलीब पर या सूली पर लटकाया गया था। तो सलीब पर या सूली पर लटकाने के दिन ईसाई समुदाय के द्वारा अपने दुख को बताने के लिए ये पर्व जो है वो मनाया जाता है। गुड फ्राइडे नाम से गुड फ्राइडे जरूर है, लेकिन ये ईसाई समुदाय के लिए अत्यधिक दुख भरा दिन है। तो राइट आंसर तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही है, गुड फ्राइडे के दिन ही ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ईस्टर जो है ये गुड फ्राइडे के बाद में मनाया जाता है। ईस्टर के दिन ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह पुनः जीवित हो गए थे और इसलिए ये ईसाई समुदाय के लिए खुशियों भरा दिन माना जाता है। क्रिसमस डे, ये हमें पता है इस दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस माना जाता है, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर के दिन ईसाई धर्म के समुदाय के लोगों के द्वारा अत्यधिक दान दक्षिणा की जाती है, गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना की जाती है। दान दक्षिणा से संबंधित दान पात्र जो होते हैं, बॉक्स, उससे संबंधित एक शब्द और चलता है 25 दिसंबर के लिए, बॉक्सिंग डे। बॉक्सिंग डे का अर्थ है वह दिन जिस दिन दान पात्रों में अधिक से अधिक दान किया जाए। बॉक्सिंग डे का संबंध है अधिक से अधिक डांस करने से संबंधित है। तो बॉक्सिंग डे के रूप में भी 25 दिसंबर जो है ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और न्यू ईयर डे, तो न्यू ईयर आप लोगों को पता है 1 जनवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ रीति रिवाज दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन रिवाजों के अर्थ दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है गौना। गौना विवाहित कन्या को वयस्क होने पर ससुराल भेजना। जब बाल विवाह किया जाता है तो बाल विवाह के समय कन्या को वर्ग के घर पर नहीं भेजा जाता है। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात कन्या को वयस्क होने पर उसके घर पर भेजा जाता है, जिसे गौना रिवाज के रूप में जाना जाता है। तो ये तो सुमेलित है। बड़ार का भोजन, विवाह अवसर पर सामूहिक प्रतिभोज। तो विवाह अवसर पर सामूहिक प्रतिभोज का जो आयोजन किया जाता है वह बड़ार के भोजन के नाम से जाना जाता है। यह भी सही है। सामेला, वर के वधु पर आगमन पर वधु के पिता द्वारा स्वागत करना। वर के परिवार के सदस्यों का वधु के घर पर आने पर वधु के घरवासियों के द्वारा या उसके पिता के द्वारा जो स्वागत समारोह किया जाता है वह कहलाता है सामेला का कार्यक्रम। यह भी इससे सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 4, नांगल, गृहस्थाश्रम में प्रवेश। तो ये दोनों रीति रिवाज जो है वो अलग अलग है। नांगल जो है, नांगल रिवाज संबंधित है नवग्रह प्रवेश से। नवग्रह प्रवेश के समय जो उत्सव मनाया जाता है वह नांगल के रूप में जाना जाता है। जबकि गृहस्थाश्रम में प्रवेश जो है यह विवाह संस्कार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वह असंगत है या हम कह सकते हैं असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे NH के नाम से जाना जाता है। NH नंबर 1 जो है यह दिल्ली से अमृतसर तक है, जो अत्यधिक लंबी दूरी का नेशनल हाईवे नहीं है। NH3 नेशनल हाईवे नंबर 3 यह आगरा से कोलकाता के बीच है, तो यह भी हम कह सकते हैं अत्यधिक लंबी दूरी का नेशनल हाईवे नहीं है। NH9 ये फाजिल्का पंजाब से उत्तराखंड तक है, इसकी भी लंबाई अत्यधिक नहीं है। NH7 जो है ये NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 2369 किलोमीटर की लंबाई का है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है वो 47A है, जो केरल राज्य में स्थित है, मुख्य रूप से मात्र 6 किलोमीटर लंबाई का। तो सबसे छोटा 47A और सबसे लंबा जो है वो NH7 भारत के अंतर्गत। घड़ी में स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है ऊष्मा ऊर्जा। तो देखिए किसी प्रकार के ताप का उपयोग नहीं होता है, इसलिए ऊष्मा ऊर्जा संभावित नहीं है। यांत्रिक ऊर्जा, देखिए यांत्रिक ऊर्जा दो रूपों में होती है, स्थितिज ऊर्जा स्टैटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या स्थिर अणुओं के कारण से ऊर्जा है तो वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, और वस्तु अगर गतिशील है तो वह उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है, और ये दोनों ऊर्जा सम्मिलित रूप से कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। तो घड़ी में जब चाबी भरी जाती है तो घड़ी की स्प्रिंग में चाबी भरते समय जब संग्रहित ऊर्जा की जाती है तो उसको स्थित कर दी जाती है, वह उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और चाबी भरने के पश्चात वह उस ऊर्जा की सहायता से घड़ी लगातार कार्य करती है, घड़ी लगातार चलती है, तो वह उसकी होती है गतिज ऊर्जा। तो इन दोनों का सम्मिलित रूप जो है यांत्रिक ऊर्जा, वह घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा, तो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किसी प्रकार का घड़ी में नहीं देखा जाता। और विद्युत ऊर्जा, इसका भी उपयोग सामान्य रूप से नहीं देखा जाता। पढ़ते समय आंखों से पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर, 25 मीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। देखिए मानव नेत्र के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं जिसकी सहायता से सुगम रूप से मनुष्य के नेत्र कार्य कर सकते हैं। अगर हम मनुष्य की दृष्टिपरास रेंज ऑफ विजन की बात करें तो वह दृष्टिपरास 25 सेंटीमीटर से अनंत तक है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई वस्तु कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कम से कम, तो उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर कोई पुस्तक है तो उसे स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है, और अनंत दूरी कितनी भी हो सकती है। तो इन सभी ऑप्शन के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ है 25 सेंटीमीटर, ये मीटर में है, कार्य कर सकती है। ये भी 25 मीटर है, सही है। 20 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड रूप में ये होना नहीं चाहिए, लेकिन 30 सेंटीमीटर तो पुस्तक को पास में रखना है, इतनी ज़्यादा मीटर की दूरी पर नहीं रखा जा सकता। तो सबसे सही सटीक उत्तर जो है सामान्य रूप से वह है इसमें 30 सेंटीमीटर। वैसे तो अगर 25 सेंटीमीटर होता तो वो सबसे सही जवाब होता, लेकिन यहाँ 25 सेंटीमीटर नहीं होकर 30 सेंटीमीटर है, तो स्टैंडर्ड रूप से वो भी कार्य कर सकता है। मानव की एक नेत्र जो है वो 150 डिग्री कोण तक देख सकता है, यानी 150 डिग्री का कोण जो है वह सामान्य रूप से मनुष्य के एक आंख के द्वारा मापा जा सकता है। इसलिए मनुष्य में 2 नेत्र पाए जाते हैं, ताकि संपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं अधिकतम गर्दन को घुमाकर वस्तु को देखा जा सके। आंखों की विभेदन क्षमता जो होती है, रिजॉल्विंग पावर, विभेदन क्षमता का अर्थ है कोई 2 बिंदुओं को अलग अलग देखने की क्षमता।
तो वह 0.1 mm या हम कह सकते हैं 100 माइक्रोन या माइक्रोमीटर होती है। कहने का अर्थ है अगर कोई दो बिंदु कम से कम 0.1 mm की दूरी पर स्थित हैं तो वो अलग अलग दिखाई देंगे, इससे कम दूरी होने पर वो दोनों बिंदु एक साथ दिखाई देंगे। देश के प्रमुख पावरलूम सेक्टर स्थित है सैलम तमिलनाडु में, मदुरई तमिलनाडु में, सोलापुर महाराष्ट्र में, उक्त सभी। देखिए पावरलूम सेक्टर संबंधित है वस्त्र निर्माण से। एक तो होता है हैंडलूम, हाथ से चलाई जाने वाली मशीनों की सहायता से वस्त्र निर्माण करना, जैसे चरखा कह सकते हो, हथकरघा कह सकते हो, और एक मशीनों की सहायता से वस्त्र निर्माण करना, यह कहलाता है पावरलूम। तो मशीनों की सहायता से वस्त्र निर्माण के लिए सेलम तमिलनाडु यह भी प्रसिद्ध स्थल है, मदुरई तमिलनाडु यह भी प्रसिद्ध स्थल है, सोलापुर महाराष्ट्र यह भी प्रसिद्ध स्थल है। तो ये सभी स्थल पावरलूम सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है। पावरलूम सेक्टर इन सभी जगह पर स्थित है। निम्न को सुमेलित कीजिए। कुछ जंतुओं के नाम दे रखे हैं और कुछ आवास दे रखे हैं। तो खरगोश का आवास स्थल पेड़, बिल, मान, छत्ता। तो खरगोश बिल में निवास करता है। भालू गुफा में या हम कह सकते हैं मान में निवास करता है। ततैया छत्ते में, और चील पेड़ पर निवास करती है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, पूछा भी गया है रिट के एग्जाम के अंतर्गत। पहले खरगोश बिल में रहता है, खरगोश के साथ साथ आप लोगों को पता है चूहा भी बिल में रहता है। सांप जो है स्वयं का बिल नहीं बनाता है, परंतु वो चूहे के बिल में जाकर ही निवास करता है। इसी तरह पेड़ पर पक्षी रहते हैं। बंदर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि बंदर का निवास स्थल क्या होता है, तो वो मुख्य रूप से पेड़ पर ही रहता है। इसी तरह से मांद या गुफा में शेर कह सकते हो, भेड़िया कह सकते हो, वो भी मांद या गुफा में निवास करते हैं। छत्ते के अंतर्गत मधुमक्खी का छत्ता पाया जाता है। ततैया है, बर्रा जो होता है वह भी छत्ते में निवास करता है। एक हम कह सकते हैं चींटियां और दीमक, इनके निवास स्थल जो है वो कॉलोनी कहलाते हैं। चींटियां या दीमक जो है वो कॉलोनी में निवास करते हैं। सामान्य रूप से तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि बिल होते हैं, लेकिन वो स्पेशली उनके नाम जो कहलाते हैं वो कॉलोनी कहलाते हैं। नेक्स्ट, चमगादड़ द्वारा रात्रि में आसानी से विचरण किया जा सकता है क्योंकि चमगादड़ उत्पन्न करती है श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, माइक्रो तरंगे। देखिए रात्रि में विचरण करने वाला जंतु या हम कह सकते हैं जो पक्षी है वह है चमगादड़ या बैट। यहाँ पर कुछ ध्वनि तरंगों के नाम देखें, श्रव्य तरंगे है, पराश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे। ध्वनि तरंगे जो सामान्य रूप से होती है वह 3 रूप में देखी जाती है। अवश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक, श्रव्य तरंगे, ऑडिबल साउंड्स, और तीसरी प्रकार की होती है पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अवश्रव्य तरंगे जो होती है इनकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या जिसका मात्रक होता है हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकंड। अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य तरंगे जो है वह 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है या 20,000 हर्ट्ज कह सकते हैं हम। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20,000 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगे जो होती है वह पराश्रव्य तरंगे कहलाती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती है। अवश्रव्य तरंगे सामान्य रूप से मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। ये इन तरंगों का उपयोग मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कुत्ते, बिल्ली और जंतुओं के द्वारा किया जाता है या उनको ही ये तरंगे सुनाई देती है। भूकंप तरंगे जो होती है वो एक तरह से हम कह सकते हैं अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक वेव्स ही होती है, जिसको जानवरों द्वारा आसानी से सुना जा सकता है परंतु मनुष्य सुन नहीं सकता।
इसलिए यदि किसी स्थान पर भूकंप आने वाला है तो वहाँ के जानवरों में अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। वो इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं या वो किन्हीं दूर स्थानों पर जाकर छिपने लग जाते हैं। श्रव्य तरंगे, जिन ध्वनि तरंगों का उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है, उसकी रेंज 20 से 20 किलोहर्ट्ज है। और पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक पाई जाती है। ये ध्वनि तरंगे जो हैं मुख्य रूप से कई जगह कार्यों में उपयोग में ली जाती है, जैसे वायुयान के पुर्जों को साफ करना हो, या सोनार विधि के द्वारा किसी समुद्र तल में डूबी वस्तुओं का पता लगाना हो, या सोनोग्राफी के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु की स्वास्थ्य के विकास की जांच करनी हो। उसके अंतर्गत या हम कह सकते हैं उद्योग धंधों में विभिन्न प्रकार की कालिखों को साफ करने पर संकेत भेजने में, इन सभी जगह अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। चमगादड़ ऐसा जंतु है जिसमें ऐसी विशेषता पाई जाती है कि वह 50 किलो हर्ट्ज या हम कह सकते हैं 50,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर प्रतिध्वनि या इको साउंड प्राप्त करती है। और इन्हीं प्रतिध्वनि की सहायता से, इन्हीं इको साउंड्स की सहायता से वो रात्रि में आसानी से उड़ सकती है। प्रतिध्वनि या इको साउंड प्राप्त करने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह, यानी जिससे टकरा कर आवाज वापस आ रही है, उनके बीच न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस 16.6 मीटर या 17 मीटर होनी चाहिए। तो रात्रि में चमगादड़ आसानी से उड़ सकती है, उसका मुख्य कारण है प्रतिध्वनि का उपयोग करना, और ये प्रतिध्वनि वो प्राप्त कर पाती है पराश्रव्य तरंगों की सहायता से या अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से। माइक्रोवेव्स या माइक्रो तरंगे जो है, इनका उपयोग सामान्य रूप से टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एकल परिवार का गुण है। बात संबंधित है एकल परिवार से। वृद्धों एवं बच्चों की देखभाल करना। तो एकल परिवार में वृद्ध व्यक्ति साथ नहीं रहते हैं, दादा दादी साथ में निवास नहीं करते हैं, तो ये उनका गुण नहीं है। बच्चों का दूसरों पर आश्रित रहना। तो बच्चे एकल परिवार के अंतर्गत सामान्य रूप से दूसरों पर आश्रित नहीं रहते, क्योंकि माता पिता और बच्चे निवास करते हैं। माता पिता सामान्य रूप से घर से बाहर कार्य करते हैं या रोजगार पर जाते हैं, तो दूसरों पर आश्रित रहने वाली बात भी एकल परिवार में कम देखी जाती है। बच्चे अपना अधिकतर कार्य स्वयं करने लग जाते हैं। बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होना। तो बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास, ये एकल परिवार में बच्चों के अंतर्गत एक गुण देखा जा सकता है, क्योंकि सामान्यतः घर पर वो अकेले रहते हैं, तो उन पे घर के विभिन्न कार्यों में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो उनको स्वयं लेने पड़ते हैं। तो धीरे धीरे उनको वो आदत बढ़ जाती है और उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। और ऑप्शन नंबर 4, बच्चों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव। तो परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव एकल परिवार के अंतर्गत कम देखा जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से दादा दादी साथ में रहते नहीं हैं और माता पिता भी पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं, तो लगाव वाली स्थिति जो है वह भी बहुत कम देखी जाती है। तो एकल परिवार का सबसे बड़ा गुण, या हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ी बात वह यही है कि बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। मानचित्र में हल्का भूरा रंग दर्शाता है रेगिस्तान, नदियां, पठार या पहाड़ को। देखिए, मानचित्र के अंतर्गत रेगिस्तान को दर्शाने के लिए पीले रंग का उपयोग किया जाता है सामान्य रूप से। नदियां या कोई भी जल स्रोत जो है, जहां पर जल उपस्थित है, जैसे झील, तालाब, समुद्र इत्यादि, उनके लिए नीले रंग का उपयोग किया जाता है। पठार जो है, इन्हें दिखाने के लिए हल्का भूरा रंग काम में लिया जाता है, और पहाड़ जो होते हैं इनके लिए भूरा रंग काम में लेते हैं। और कोई भी मैदान, वनस्पति क्षेत्र युक्त जो है, या पेड़ पौधों वाला क्षेत्र बताना हो या वन बताना हो, तो उसके लिए हरा रंग काम में लिया जाता है। तो सामान्य रूप से मानचित्र में विभिन्न स्थिति को बताने के लिए इन अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाली अमावस्या मनाई जाती है श्रावण मास में, चैत्र मास में, भादो मास में या फाल्गुन मास में। देखिए, हरियाली अमावस्या संबंधित जो है वह है श्रावण मास से। श्रावण मास के अंतर्गत
श्रावण मास में पहले कृष्ण प्रश्न श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। उसके पश्चात श्रावण मास के अंतर्गत अमावस्या को हरियाली अमावस मनाई जाती है। श्रावण मास में ही शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है और यहीं से राजस्थान में त्योहारों का शुभारंभ माना जाता है। राजस्थान में त्योहारों का शुभारंभ श्रावण शुक्ल तृतीया या छोटी तीज के साथ माना जाता है। इसी दिन जयपुर में भी तीज का मेला भरता है और श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक। और ये विशेष बात, जिस दिन भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तो हरियाली अमावस श्रावण मास में अमावस्या को मनाई जाती है। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का केंद्र नहीं है। देखिए, कालीबंगा, लोथल, बागोड़, आहड़। सीधे रूप से बात करें तो कालीबंगा सिंधु सभ्यता का केंद्र जो है वह हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। लोथल जो है ये भी सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र रहा है, प्रमुख बंदरगाह रहा है, लेकिन ये जो है वह गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। बागोर, भीलवाड़ा ये पाषाणकालीन सभ्यता, पाषाण युगीन हम कह सकते हैं, सभ्यता का केंद्र रहा है, कोठाई नदी के किनारे पर। आहड़, उदयपुर, यह भी सिंधु सभ्यता का केंद्र रहा है। तो जो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान का केंद्र नहीं है, वो तो हम कह सकते हैं लोथल, गुजरात, भोगवा। कालीबंगा जो हम कह सकते हैं पूर्व नाम सरस्वती नदी के किनारे के तट पर या वर्तमान में गगन नदी के तट पर स्थित हनुमानगढ़ प्रमुख सिंधु सभ्यता का केंद्र प्राप्त हुआ है। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो प्रमुख राजधानियां और तीसरी राजधानी के रूप में कालीबंगा प्रसिद्ध है। कालीबंगा वह स्थल है जहां से सिंधु सभ्यता में दुनिया में सबसे पहले जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए। जुते हुए खेत सर्वप्रथम विश्व में सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जिस स्थान से प्राप्त हुए वो है कालीबंगा। कालीबंगा शब्द का अर्थ होते हैं काली चूड़ियां। काली चूड़ियां कालीबंगा शब्द से संबंधित है। इसी तरह से लोथल, गुजरात प्रमुख बंदरगाह था सिंधु सभ्यता केंद्र का। बागोड़, भीलवाड़ा जो है ये पाषाण युगीन कोठाई नदी के तट पर, और आहड़ ये उदयपुर में। यह धूलकोट, ताम्रनगरी, ताम्रवती इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुख्य रूप से तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है और उसके साथ साथ कई प्रकार के तांबे के उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मैल साफ करने का झावा भी प्राप्त हुआ है। तो ये सभी सभ्यताओं के केंद्र है, लेकिन राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का केंद्र जो नहीं है वह है लोथल, जो गुजरात में स्थित है। संगमरमर पाया जाता है बूंदी में, कोटा में, मकराना में, जैसलमेर में। तो देखिए, संगमरमर के लिए राजस्थान में जो सबसे प्रसिद्ध स्थल है वह है मकराना, नागौर। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर जो है वह मकराना, नागौर से ही प्राप्त होता है। यहीं के प्राप्त संगमरमर से ताजमहल का निर्माण भी किया गया है।
संगमरमर अलग अलग प्रकार के प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक संगमरमर जो है वो राजसमंद में निकाला जाता है। अलग अलग रंगों के प्रसिद्ध संगमरमर इस वजह से काला संगमरमर की बात करें हम तो काले संगमरमर के लिए भैंसलाना जयपुर प्रसिद्ध स्थल है। हरा संगमरमर यह उदयपुर, डूंगरपुर, गुलाबी संगमरमर पिंक यह भरतपुर में निकाला जाता है। सतरंगी संगमरमर यह पाली में निकाला जाता है। इस तरह से अलग अलग रंगों के संगमरमर प्राप्त करने के कई स्थल हैं। संगमरमर की मूर्तियों के लिए जो स्थल प्रसिद्ध है वह है जयपुर। तो अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से कुछ अलग अलग उत्तर दिए जा सकते हैं। इसमें संगमरमर, मकराना, नागौर में। विक्रमादित्य की अयोग्यता का लाभ उठाकर किसने मेवाड़ पर आक्रमण किया? तो इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा काफी कर चुके हैं कि विक्रमादित्य राणा संगा की मृत्यु के पश्चात अवयस्क था। उस समय इसकी माता हम कह सकते हैं कर्मावती जो थी, उन्होंने उसके स्थान पर कार्यभार संभाल रखा था। गुजरात के बहादुर शाह ने उस आक्रमण किया था मेवाड़ पर, और उस समय गुजरात के बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था तो विक्रमादित्य की मां रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। हुमायूं समय पर नहीं आ पाया और वहां पर जौहर की या हम कह सकते हैं साके की घटना संपन्न हुई थी। जोधपुर में प्रजामंडल का नेतृत्व किया माणिकलाल वर्मा ने, हीरालाल शास्त्री ने, अभिन्न हरि ने, जयनारायण व्यास ने। देखिए माणिकलाल वर्मा जिसे मेवाड़ के गांधी के रूप में जानते हैं, हमने पहले भी बात की है। मेवाड़ प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना 1938 में इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है माणिकलाल वर्मा 1938 में। हीरालाल शास्त्री जो है इन्होंने भी 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। इस पुनर्गठन के दौरान इनके साथ टीकाराम पालीवाल और जमनालाल बजाज मुख्य सहयोगी के रूप में थे। हीरालाल शास्त्री हम लोग जानते हैं 23 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने थे। हीरालाल शास्त्री के बारे में सबसे प्रसिद्ध बात एक और है कि इन्होंने 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था जो सर मिर्जा इस्माइल के साथ संपन्न हुआ था। जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए। अभिन्न हरि जो है इनका संबंध कोटा प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल के कार्य क्षेत्र से रहा है। और यहाँ पर जयनारायण व्यास जो है ये मुख्य रूप से जोधपुर में प्रजामंडल का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। नेतृत्व या हम ये कह सकते हैं जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना जो है वो तो भंवरलाल सराफ के नेतृत्व में हुई थी। तो वो तो इस ऑप्शन में दे नहीं रखा है नाम, लेकिन जोधपुर में प्रजामंडल का नेतृत्व शब्द जो है उसके लिए हम जयनारायण व्यास के नाम को एकदम सही कह सकते हैं। देखिए जयपुर प्रजामंडल का भी जो पुनर्गठन हुआ था उससे पहले जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी के नेतृत्व में हुई थी। कर्पूर चंद पाटनी में 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी जो कुछ समय पश्चात भंग हो गया था। उसका पुनर्गठन हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज के सहयोग से किया गया था। रात को दिखाई न देने का रोग कहलाता है। देखो रात्रि को दिखाई नहीं देना, या सबसे अच्छा शब्द ये होगा कि रात्रि को कम दिखाई देना। रात्रि को दिखाई तो नहीं देता है किसी को भी, रात्रि में कम दिखाई देना, ये रोग नेत्र रोग से संबंधित जो है इसे हम रतौंधी नाम से जानते हैं। आंखें आना दूसरी बात है, नजर लगना, मोतियाबिंद या कैटरेक्ट इसका अलग कारण है। रात्रि को कम दिखाई देना ये रतौंधी रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है मुख्य रूप से। विटामिन ए रासायनिक नाम है जिसका रेटिनॉल। कॉडफिश लिवर ऑयल विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं गाजर है,
नेक्स्ट, चूने के पानी द्वारा वायु के किस अवयव की पहचान की जाती है? वह है, देखिए चूना जो है, या सामान्य रूप से हम घरेलू चूना, बिना भुजा चूना जिसे कहते हैं, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, क्विक लाइम भी जिसे कहा जाता है। इस चूने में जब पानी मिला दिया जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। जो बुझा हुआ चूना या स्लैक्ट लाइम के रूप में जाना जाता है। यह बुझा हुआ चूना या स्लैक्ट लाइम जो है, इसके पानी का दीवारों पर उपयोग किया जाता है और कुछ समय के पश्चात पानी पुनः इसमें से निकल जाता है और बचता है कैल्शियम ऑक्साइड। और उस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब वायु की कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है तो निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट की परत के कारण ही चूने की दीवार पर सफेदी करने के पश्चात चमक भी हमें दिखाई देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सामान्य रूप से हम ये भी कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही चूने के पानी का रंग दूधिया या मिल्की हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में अगर हम देखें वायु के किस अवयव की पहचान की जा सकती है, तो जलवाष्प का कोई सीधा संबंध नहीं है, ऑक्सीजन का कोई सीधा संबंध नहीं है। सीधा संबंध अगर हम देखें तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन का भी कोई सीधा संबंध नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो चूने के पानी का रंग दूधिया भी कर देता है, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिल जाने के पश्चात जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है उसके कारण हमें सफेदी के पश्चात दीवारें भी चमकती हुई दिखाई देती है। जिस मृदा के कण बड़े और खुरदरे होते हैं वह है, देखिए मृदा या मिट्टी सामान्य रूप से 3 प्रकार की, एक बलुई, एक दोमट और एक चिकनी। बलुई मिट्टी के कण अत्यधिक बड़े होते हैं और खुरदरे होते हैं सर्वाधिक रूप से। बलुई मिट्टी की तुलना में दोमट मिट्टी के कण थोड़े छोटे होते हैं और चिकनी मिट्टी के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। तो आकार की अगर हम बात करें, कणों के आकार कण के, तो बलुई मिट्टी के सबसे बड़े, उससे छोटे दोमट मिट्टी के, उससे छोटे चिकनी मिट्टी के। जल धारण क्षमता की अगर हम बात करें, यानी कौन मिट्टी को लंबे समय तक ग्रहण करके, जल को लंबे समय तक ग्रहण करके रख सकता है, तो वहां पर ये रेशियो सारा बदल जाएगा। बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि कण बड़े बड़े होने के कारण से उनके मध्य वायु पाई जाती है और वहां से उन वायु के कारण से जल सीधा नीचे की ओर चला जाता है। दोमट मिट्टी के कण थोड़े छोटे होते हैं, तो पास पास होते हैं, तो उसकी जल धारण क्षमता बलुई मिट्टी की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। और चिकनी मिट्टी के कण अत्यधिक छोटे छोटे होते हैं, तो उनके मध्य रिक्त स्थान भी नहीं पाया जाता, जिसके कारण से उनकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। बलुई मिट्टी का उपयोग, या बलुई मिट्टी मुख्य रूप से जौ, ज्वार, बाजरा की खेती की जाती है रेगिस्तानी इलाकों के अंतर्गत। दोमट मिट्टी का उपयोग जो है गेहूं की खेती, मूंगफली, मूंग, कपास इत्यादि फसलों में की जाती है। और चिकनी मिट्टी का उपयोग मुख्य रूप से धान या चावल और गन्ना की खेती में की जाती है। तो जिस मृदा के कण सबसे बड़े और खुरदरे होते हैं, तो सबसे बड़े और खुरदरे कण वो पाए जाते हैं बलुई मृदा में या बलुई मिट्टी के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। देखिए सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है वह है, तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का संबंध वैसे तो सभी विषयों के साथ जोड़ा जाता है, सभी के साथ समान रूप से ये कहीं ना कहीं रूप से कार्य करता है, क्योंकि पर्यावरण का अर्थ ही है चारों तरफ के आवरण में। ऑप्शन की अगर बात करें हम संवेगात्मक विकास, तो संवेगात्मक विकास से संबंध भी जो है वो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है, लेकिन यहाँ आप लेखकों को दे रखा है सामाजिक शब्द से जुड़ा हुआ। प्राकृतिक वातावरण, तो वो भी पर्यावरण अध्ययन में किया जाता है, उससे संबंध भी स्थापित किया जाता है, उससे संबंधित बातें भी सिखाई जाती है, लेकिन सामाजिकता के अंतर्गत
उस बात को अगर हम देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन में सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना। तो सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के अंतर्गत मुख्य रूप से समाज से जुड़ाव के लिए, समाज से जुड़े रहने के लिए जिस प्रकार की आवश्यकता है उसके अनुसार व्यवहार करना सिखाया जाता है। तो चूंकि यहाँ पे शब्द सामाजिक पर्यावरण जुड़ा हुआ है, सामाजिक लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना। केवल पर्यावरण अध्ययन शिक्षण होता तो ये भी सही हो सकता, ये भी सही हो सकता था, ये भी सही हो सकता था, और लास्ट ऑप्शन आप लोगों को मिलता उपरोक्त सभी। शुद्ध पढ़ने लिखने तथा बोलने की स्वतंत्रता, इससे भी संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसका कारण है। तो देखिए बंद कमरे से संबंधित बात, अंगीठी जलाकर सोने से, देखो यहाँ जलाने से संबंधित बात है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। अगर किसी स्थान पर ऑक्सीजन गैस नहीं है तो किसी वस्तु को जलाया नहीं जा सकता है। स्वयं जलने वाली गैस तो हाइड्रोजन होती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायता प्रदान करती है और नाइट्रोजन का जलने से संबंध नहीं है। तो अगर किसी बंद कमरे में अंगीठी को जलाया जा रहा है, कोयला जल रहा है, तो वहां पर उस कोयले को जलते रहने के लिए लगातार रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो धीरे धीरे उस कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होने लग जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा की जब कमी होने लग जाती है तो वहां पर अंगीठी के जलने के पश्चात धुएं में से लगातार रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती रहती है, और धीरे धीरे ये प्रोसेस जब लंबे समय तक चलता रहता है तो ऑक्सीजन की पर्याप्त कमी हो जाने के पश्चात से वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण ही चारों तरफ फैल जाता है। और हमें ये पता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है CO, ये मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक हानिकारक, सर्वाधिक घातक गैस है। तो मृत्यु होने का कारण कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ा हुआ ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन में कमरे में सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका कोई संबंध नहीं है। कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना, तो यही इसका सही जवाब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती। नाइट्रोजन का कोई संबंध नहीं है, और अत्यधिक धुआं होना, इसका भी कोई रीजन नहीं है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसके प्रदूषण द्वारा होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, या हम इसे मैथ हीमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं, नीला बच्चा रोग। इसके दो कारण होते हैं, एक तो कोई खनिज तत्वों के कारण से, और एक कारण इसका हम कह सकते हैं हृदय की दीवारों में छेद हो जाने के कारण से शुद्ध रुधिर अशुद्ध रुधिर मिलने पर। अगर ऑक्सीकृत रुधिर और विऑक्सीकृत रुधिर दोनों आपस में मिल जाए तो भी यह रोग हो सकता है। और वह तत्व जिसके प्रदूषण से ऐसी स्थिति बन सकती है, तो वह तत्व इन सब में है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की अधिकता होने पर भी शरीर की कोशिकाओं को आवश्यक रूप से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण से बच्चे का रंग नीला दिखने लग जाता है, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो नाइट्रेट की अधिकता इस प्रदूषण का मुख्य कारण है तत्वों के अंतर्गत। तत्वों में अगर हम बात करें, आर्सेनिक मनुष्य को जहर देकर मारने के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। आर्सेनिक के कारण से ब्लैक फुट रोग मनुष्य में देखा जाता है। पारा, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजायरम, इसके कारण से मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता जापान में एक जल की खाड़ी का नाम है। 70 के दशक में जापान के मछुआरों में यह रोग अत्यधिक रूप से फैला था, क्योंकि उस मिनीमाता जल की खाड़ी में पारे की मात्रा उपस्थित थी। और सिलिकॉन की अधिकता से श्वसन से संबंधित सिलिकोसिस या न्यूमोकोनियोसिस रोग, न्यूमोकोनियोसिस रोग हो जाता है। जो भी श्वसन से संबंधित रोग है, मिट्टी के छोटे छोटे कण जो हैं वो मनुष्य के फेफड़े में जाकर जम जाते हैं, जिससे फेफड़े कार्य करना बंद कर देते हैं। यह रोग बहुतायत जोधपुर में पाया जाता है, क्योंकि जोधपुर में पत्थर की खानें और वहाँ पर कार्य करने वाले मजदूरों में यह रोग सर्वाधिक देखा जाता है, सिलिकोसिस या न्यूमोकोनियोसिस।
हीमोफीलिया रोग नहीं होता है, या पूछा गया है नहीं होने से संबंधित। देखिए हीमोफीलिया रोग, जिससे शाही रोग या रॉयल डिजीज के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह रोग इंग्लैंड के राजघराने में भी पाया जाता है। हीमोफीलिया रोग का कारण जो होता है एक अप्रभावी जीन के कारण है, जो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। अगर हम मादा की बात करें तो मादा में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और नर में 1 एक्स और 1 वाई। मादा में जब ये अप्रभावी जीन एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है तो दूसरे एक्स गुणसूत्र के द्वारा इसके प्रभाव को नष्ट कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता, ये प्रभावित नहीं कर पाता। लेकिन नर में चूंकि एक ही एक्स गुणसूत्र है, तो अगर यह गुणसूत्र प्रभावित हो जाता है तो वह व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो यह रोग केवल पुरुषों में पाया जाता है, केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, महिलाओं में यह रोग नहीं पाया जाता। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है रोग नहीं होता, तो वो होगा स्त्रियों में, पुरुषों को तो ये प्रभावित करता है। इसके साथ साथ हीमोफीलिया रोग जो है, इसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता, यानी लगातार रुधिर के बहने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। एमडीटी किससे संबंधित है? कुष्ठ रोग, टीबी, एड्स या पोलियो। एमडीटी उपचार से संबंधित एक पद्धति है जिसे मल्टी ड्रग्स थेरेपी के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से 3 दवाएं एक साथ दी जाती है और ये एमडीटी पद्धति जो है वह कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, या जिसे हम सामाजिक बीमारी के रूप में भी जानते हैं, के उपचार के लिए दी जाती है। कुष्ठ रोग या लेप्रोसी जो बैक्टीरिया के कारण पाया जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टी के कारण से। टीबी जो है, टीबी के उपचार के लिए जो पद्धति है वो कहलाती है डॉट्स पद्धति, डायरेक्ट ऑब्जर्वेटिव ट्रीटमेंट, शॉर्ट टर्म थेरेपी। एड्स की जांच के लिए या उपचार के अंदर जो पद्धति काम में लेते हैं, एक तो एलिसा टेस्ट किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है, और उसके साथ पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट, पीसीआर टेस्ट भी किया जाता है, जो उसकी जानकारी ली जाती है एड्स किस हद तक व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। पोलियो जो है, इसके उपचार से संबंधित बात नहीं है। पोलियो के अंतर्गत हम कह सकते हैं ऑरल ड्रिप या ऑरल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, दोनों प्रकार के। तो एमडीटी का संबंध जो है वह मुख्य रूप से कुष्ठ रोग से या लेप्रोसी से संबंधित है। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण। तो देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, और मनुष्य के शरीर निर्माण करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ जो हैं उसके अंतर्गत सबसे प्रमुखता रूप से देखा जाता है प्रोटीन। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए या बाल्य अवस्था में हम कह सकते हैं मुख्य रूप से जिस पोषक पदार्थ की आवश्यकता बच्चों को सबसे अधिक होती है वो होता है प्रोटीन, क्योंकि वह बच्चों के हम कह सकते हैं विकास से संबंधित है, विकास से या निर्माण कार्य के समय से संबंधित है। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में एमडीएम के अंतर्गत भी मिक्स दालों के अंतर्गत विशेष रूप से प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि मिक्स दालें जो होती है वह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है। तो प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा बच्चों को प्राप्त हो और उनका शारीरिक विकास सही ढंग से हो, उसके लिए मिक्स दालों का उपयोग एमडीएम के अंतर्गत किया जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। इसके साथ साथ वसा या लिपिड्स जो है वह भी मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करती है। तो वसा लिपिड्स ये ऊर्जा तो प्रदान करते हैं, लेकिन शरीर निर्माण के अंतर्गत जो कार्य सबसे प्रमुख रूप से करते हैं वह है प्रोटीन। लैक किलर कहा जाता है। लैक यानी झील, किलर यानी मारने वाला, झीलों को नुकसान पहुंचाने वाला। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का सीधा संबंध जल से जुड़ा हुआ नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों ने देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हम ये कह सकते हैं कि जमी हुई बर्फ़ जो है वह ऊंचे ऊंचे पर्वतों से लगातार पिघल रही है,
लगातार जल स्तर समुद्रों का बढ़ रहा है, लेकिन सीधा लेक या झीलों से उसका संबंध नहीं है। ओजोन परत से ये मनुष्य को प्रभावित करती है, पराबैंगनी किरणों की सुरक्षा नहीं हो पाती है, तो मनुष्य में त्वचा और से संबंधित रोग हो जाता है, कैंसर होने की संभावना रहती है। अम्लीय वर्षा जो है, अम्लीय वर्षा के अंतर्गत वर्षा के जल के साथ मुख्य रूप से एक तो H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का तेजाब और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये दोनों अम्ल मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा में देखे जाते हैं। तेल शोधन करने वाली कंपनियां जो हैं या प्रमुख रूप से उद्योग धंधों के धुएं में से एक तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये गैसें निकलती है और ये वायुमंडल में जाकर जल के साथ क्रिया करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। उसके पश्चात वर्षा के साथ ये अम्ल पृथ्वी की सतह पर आते हैं। अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो, पीएच मान वह वैल्यू है जिसकी सहायता से ये पता चलता है कोई भी विलयन जो है वह अम्लीय प्रकृति का है, उदासीन प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। अगर 7 से मान कम हो तो अम्लीय, 7 हो तो उदासीन और 7 से अधिक हो तो क्षारीय प्रकृति देखने को मिलती है। तो यहाँ बात संबंधित अम्लीय वर्षा से है, तो पीएच मान 5.6 से कम हो। अम्लीयता का मान जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे पीएच का मान कम होता चला जाएगा। तो यदि वर्षा का जल 5.6 से कम पीएच का है तो उसे अम्लीय वर्षा माना जाता है, एसिड रेन के रूप में, एसिड रेन। और यह अम्लीय वर्षा का जल अगर झीलों में इकट्ठा हो जाए तो वह झील के पारिस्थितिकी तंत्र को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। अम्लीय वर्षा जो है इसे ताजमहल का कैंसर, और पत्थर का कुष्ठ रोग, लेप्रोसी ऑफ स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। तो पत्थर का कुष्ठ रोग कह दो, ताजमहल का कैंसर कह दो, लेग किलर कह दो, इन सभी का कारण है अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज से अभिप्राय है विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन एवं वस्तु। आवश्यक रूप से लिखा हुआ इसमें, कन्या के पिता द्वारा विवाह के उपलक्ष्य में वधू को स्वेच्छा से दी जाने वाली वस्तुएं, ये वस्तुएं वधू को दी जाती है। वधू के पिता द्वारा विवाह के अवसर पर व्यय की जाने वाली राशि, तो ये देने से कोई संबंध नहीं है इसका। और वधू पक्ष द्वारा कन्या के विवाह के अवसर पर वर को स्वेच्छा से दी गई भेंट, काफी निकटवर्ती ऑप्शन है। लेकिन दहेज से संबंध अगर हम देखें तो दहेज आवश्यक रूप से दिया जाए ऐसा नहीं होता है। दहेज अगर है, जैसे यहाँ दे रखा है, कन्या पक्ष को आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन और वस्तुएं, यानी पहले से शर्त रखी जाए आप लोगों को ये वस्तुएं देनी पड़ेगी, इतना पैसा देना पड़ेगा, तो वो वस्तुएं और वो धन जो है वह दहेज में शामिल किया जाता है। तो आवश्यक शब्द जुड़ा होने के कारण ये इसका सबसे सही जवाब है इस प्रश्न का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दिया जा सकता है। यहाँ संबंध जो है वो व्यय की जाने वाली राशि से है, देने लेने से इसका कोई संबंध नहीं है। और अंत में जो है यहाँ पर भी स्वेच्छा से देना है, तो उपहार स्वरूप कुछ भी भेंट दी जा सकती है। आज हम लोगों ने पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया, प्रश्नों की सहायता से हल करते हुए, और उनकी विस्तृत व्याख्या भी की। आशा है आप लोगों को आज की कक्षा पसंद आई होगी। आगे आप लोगों को ऐसी सेवाएं निरंतर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.